स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम इंडियन ज्योग्राफी में एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे और हम बात करेंगे कपास की बात करेंगे, जो हमारे एग्रीकल्चर का जो टॉपिक चल रहा था उसके अंदर। देखिएगा, हमने गेहूं और चावल के बारे में हमने पढ़ा है। आज तीसरा जो टॉपिक है इसका कपास, ठीक है, तो उसकी हम बात करेंगे, इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिएगा, प्रायद्वीप पठारी भाग की लावा निर्मित काली मिट्टी के क्षेत्र में देश का कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। देखिएगा, आप इसको ऐसे समझिएगा, यानी कि जो कपास की जो कृषि है वो जो काली जो मृदा होती है, यानी कि ब्लैक सोइल होती है, उसके अंदर इसका कपास का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगर भारत के संदर्भ में इसके देखें प्रोडक्शन, तो भारत में जो काली मृदा का जो क्षेत्र है वो देखिएगा, आपको पता है, ये अगर हम इंडिया का मैप अगर मैं बनाऊं तो देखिए ये राजस्थान और ये आपका हो गया, ये तो राजस्थान होगा और ये आपका गुजरात और ये महाराष्ट्र, ठीक है, ये महाराष्ट्र की बात है। तो कहने का मतलब इसका जो कपासी जो मृदा है, यानी कि जो काली मृदा है, वो कहाँ कहाँ पर इसका ज़्यादा विस्तार है। एक तो आपकी महाराष्ट्र में, गुजरात के और मध्य प्रदेश, और आपका थोड़ा बहुत जो प्रायद्वीप का जो पठार है उसके अंदर इसका सर्वाधिक विस्तार है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कपास की कृषि हम ले सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा इसको, देखिएगा जो प्रायद्वीपीय पठार है, यानी कि प्रायद्वीप हमारे भारत का पठार है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीप का पठार है, यानी कि प्रायद्वीप पठारी भाग की लावा निर्मित मिट्टी, यानी कि ये काली मृदा किससे बनते हैं, यानी कि ज्वालामुखी के लावा से ये काली मृदा का निर्माण हुआ है। फिर ये बेसाल्टिक रूप में क्या हो गई, जमा हो गए, और फिर इस पर अपर्दन होने से क्या होता है, इसका दक्षिण भारत में इसका विस्तार हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रायद्वीप पठारी भाग की लावा निर्मित काली मिट्टी के क्षेत्र में देश का कपास का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है। जैसे हम बात करें, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, मिलाकर देश में कुल उत्पादन में 60% से भी अधिक कपास उत्पादित की जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो सर्वाधिक जो कपास का प्रोडक्शन होता है वो हमारे आपके जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश और पंजाब में मिलाकर 60% इसका कपास का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। आगे बात अगर करें कपास का जन्मदाता, भारत का जो कपास का जो जन्मदाता है वो हमारा भारत है, यानी कि कपास का जो जन्मदाता जो देश है हमारा भारत है, यानी भारत में सबसे पहले कपास की कृषि की गई थी। भारत से ही विश्व की 12% कपास प्राप्त होती है। अगर विश्व के संदर्भ में देखें तो भारत 12% कपास का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखिएगा, कपास एक झाड़ीनुमा पौधा होता है, यानी कि जो कपास होता है एक झाड़ीनुमा पौधा होता है। इसके डोरियों में बीज होता है, बीजों को बिलोना कहते हैं, यानी कि ये जो कपास होता है एक झाड़ी के आकृति का होता है। आपने जैसे झाड़ीनुमा पौधा देखो, जैसे बेर की झाड़ी होती है ना, वैसे एक पौधा होता है, और इसमें क्या होती है, डोरियाँ लगती है, और डोरियों में बीज आता है, और बीजों को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, बिलोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिलोना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसको याद रखिएगा। तो बिलोना किसको बोलते हैं, जो कपास की डोरियाँ आती है उसको हम कहते हैं बिलोना। बात करते हैं आगे। देखिएगा, अगर हम इसकी जो भौगोलिक दशाओं की बात करें, जैसे हमने गेहूं और चावल की जो भौगोलिक दशा देखिए, कितना तापमान, कितनी वर्षा, कौन सी मृदा होती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात करते हैं। देखिए, कपास उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि कपास है उष्ण और उपोष्ण और उष्ण कटिबंधीय पौधा है, यानी दोनों जो जलवायु कटिबंध में ये इसका प्रोडक्शन हो सकता है। और इसका जो टेम्परेचर है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होना आदर्श इसका तापमान माना जाता है। और 200 दिन पाला सहित आकाश साफ होना चाहिए, यानी कि 200 दिन तक पाला सहित यानी रहित क्या होना चाहिए, आकाश होना, यानी कि 200 दिन तक पाला नहीं पड़ना चाहिए। ओके, देखते हैं वर्षा की बात करते हैं। देखिएगा, वर्षा की बात करें तो कपास हेतु 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होना जरूरी है, यानी कि कपास की फसल के लिए मतलब 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होना जरूरी है। लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल पर आवश्यक वर्षा कम होने पर भी सिंचाई द्वारा भी की जा सकती है, यानी कि अगर 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश नहीं होती है तो हम सिंचाई के माध्यम से भी इसका प्रोडक्शन ले सकते हैं, ठीक है। अगर मृदा की बात अगर करें तो मृदा देखिएगा, यानी कि कहने का मतलब जो कपास की जो
जो कपास की जो फसल है सभी मिट्टियों में पैदा की जा सकती है। यानी कि वैसे तो सभी जो मृदाएं होती है, जैसे ब्लैक सॉइल रेड सॉइल है, ब्लैक रेड सॉइल है, ठीक है, ब्लैक जैसे रेड सॉइल है ना, रेतीली है ना, और जलोढ़ है, इन सभी में कपास की खेती कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी आदर्श जो मिट्टी होती है वो काली मृदा होती है। यानी कि काली मृदा के अंदर ये सर्वाधिक क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, बात करते हैं आगे। उत्तरी भारत एवं दक्षिणी पठारी प्रदेश में काली मृदा सर्वाधिक उपयुक्त होती है। धरातल की अगर बात करें तो धरातल की बात करते हैं। देख, कपास की खेती के लिए अच्छे जल प्रवाह युक्त धरातल की आवश्यकता होती है। यानी कि ऐसा धरातल होने से जो जल का प्रवाह अच्छी तरह से हम कर सकते। कहने का मतलब है समतल मैदान होना जरूरी है। यानी खेती में पानी भरा रहना फसल के लिए हानिकारक है। अगर आप अगर फसल ले रहे हो और खेत जो फसल के अंदर अगर पानी भरा रहता है तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिएगा, कपास की फसल नहीं होती। यानी कि इसमें इसकी जड़ों के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है। इसका मतलब श्रम की बात करें, मजदूरी की बात अगर करें तो कपास की खेती में बीज बोए, सिंचाई, कपास चुनने जैसे कार्यों के लिए श्रम की आवश्यकता भी होती है। यानी कि मेहनत, यानी कि मजदूरों की भी आवश्यकता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, प्रोडक्शन की अगर बात करें तो कपास की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत है। यानी कि कपास की खेती के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कपास बोया जाता है। और अगर प्रोडक्शन की बात करें, उत्पादन की अगर बात करें तो उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है। यानी कि पहला आपका चाइना आता है, चीन आता है, और फिर हमारे भारत का सेकंड नंबर आता है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक बोया जाता है हमारे भारत में। ठीक है, और प्रोडक्शन कहाँ होता है सर्वाधिक, वो चाइना में, और दूसरा नंबर हमारे इंडिया का आता है। ठीक है, अब देखिए भारत में लावा मिट्टी के क्षेत्र, अब देखिए अगर भारत में अगर देखें तो इसका प्रोडक्शन कहाँ कहाँ होता है। एक तो गुजरात में, एक महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश और पंजाब में इसकी खेती होती है। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, और समझ में आ भी रहा है, मेरे को पता है। साथ ही आप इसके लगातार नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिएगा, कपास के उत्पादन में भारत का गुजरात राज्य अन्य राज्यों से सबसे अधिक उत्पादन करता है। यानी कि अगर फर्स्ट नंबर पे देखें, फर्स्ट नंबर पे आपका गुजरात आता है। ठीक है, गुजरात प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए हैं, ये तो आपका कपास की होगी। अब हम गन्ने की बात करते हैं। तो गन्ने की फसल की बात अगर करें तो सबसे पहले इसके जो बेसिक टॉपिक की बात कर लेते हैं। देखिएगा, गन्ना कैसा है, उष्णकटिबंधीय फसल का पौधा, यानी कि ये उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। तो पहली बात ये याद रखना है। दूसरी बात अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक सिंचित फसल गन्ना है। यानी कि सर्वाधिक पानी की आवश्यकता होती है, यानी सिंचाई की आवश्यकता होती है, गन्ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये गन्ना है ना जो 1 वर्ष में तैयार होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 1 वर्ष में ये तैयार होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु का पौधा है, 1 वर्ष में ये पक्का तैयार होता है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, अब देखिए इसके एक और बात है, जो भारतीय जो चीनी तकनीकी संस्थान है वो कानपुर में, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो देखिए ये दोनों ही बड़े फैक्ट हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ है, कानपुर, वो भी जो यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश में है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपको पता है लखनऊ किसकी कैपिटल है, उत्तर प्रदेश का है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। भारत में गन्ना विश्व का 40% पैदा किया जाता है। यानी कि अगर भारत के संदर्भ में देखें उत्पादन में, विश्व के संदर्भ में, तो समथिंग 40% गन्ना हमारा अकेला भारत प्रोडक्शन करता है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। ठीक है, अब दशा देखेंगे, भौगोलिक दशा। तो देखिएगा, भौगोलिक दशाओं में देखते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर की बात अगर करें टेम्परेचर की अगर बात करें तो टेम्परेचर में देखिएगा, यानी कि टेम्परेचर 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की इसकी आवश्यकता होती है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, पाला गन्ने की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यानी कि जो सर्दी होती है ना, पाला सहित, तो वहाँ पर क्या होता है कि गन्ने की फसल क्या है, हानिकारक उसके लिए होती है। निरंतर समान तापमान रहने पर गन्ने की मिठास की मात्रा बढ़ती है। कहने का मतलब है जो टेम्परेचर होता है वो कंटिन्यू रहता है,
तो उसमें जो गन्ने के अंदर जो मिठास होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। अगर वर्षा की अगर बात करें तो स्टूडेंट इसमें 100 से 200 सेंटीमीटर आवश्यकता होती है बारिश, यानी कि 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होना जरूरी है, यानी कि पानी की इसको आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा फसल को, कौन सी फसल को पानी की आवश्यकता होती है? गन्ने की फसल को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। मृदा की बात अगर करें तो देखिएगा मृदा कौन सी होनी चाहिए। देखिएगा गन्ना उत्पादन में नाइट्रोजन और जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है, यानी कि एक तो नाइट्रोजन युक्त और एक जीवाश्म युक्त। जीवाश्म यानी कि ऐसी मृदा जिसमें जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म मृदा होनी चाहिए। जैसे दोमट गहरी चिकनी मृदा और लाल युक्त काली मृदा इसकी आवश्यकता होती है। तो ये दो मृदा इसके बारे में याद रखिएगा, एक तो दोमट गहरी चिकनी मृदा, एक लावा युक्त काली मृदा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ओके, हम प्रोडक्शन की बात करें, खाद की अगर आवश्यकता पड़ती है तो कौन कौन सी खाद इसमें होनी चाहिए। अगर आप गन्ने की अच्छी फसल लेना चाहते हो तो आपका जो गोबर खाद होती है, कंपोस्ट खाद, हरी खाद होती है, जैविक और रासायनिक खाद की भी इसमें आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। अब इसके प्रोडक्शन की बात अपन करते हैं। देखिए प्रोडक्शन की अगर बात करें तो देखिए गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में ब्राजील के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है, यानी कि प्रथम स्थान तो आता है ब्राज़ील का। ठीक है, जो आपका दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो ब्राज़ील प्रथम स्थान आता है और हमारे इंडिया का सेकंड स्थान आता है, यानी कि द्वितीय स्थान की अगर बात करें तो हमारे भारत का आता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं, एक बार इसको वापस पढ़ते हैं। देखिएगा भारत गन्ना एवं चीनी के उत्पादन में ब्राज़ील के बाद भारत का दूसरा स्थान, जबकि चीनी के खपत में भारत का प्रथम स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि उत्पादन तो कहने का मतलब है उत्पादन तो ब्राज़ील का आता है, लेकिन हमारा जो भारत है खपत ज़्यादा करता है चीनी की, प्रथम स्थान। इसका मतलब यानी कि दूसरा स्थान है, फिर भी हम विदेशों से, बाहर से हम जो चीनी क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो ये भी बहुत फैक्ट है, क्योंकि ठीक है। बात करते हैं आगे की बात अगर करें तो देखिएगा भारत में सर्वाधिक गन्ना और चीनी उत्पादन राज्य क्रम। देखिएगा हम भारत की संदर्भ की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर पर आपका आता है उत्तर प्रदेश, इसमें 45% उसका उत्पादन होता है, चीनी का उत्पादन किया जाता है, गन्ने का उत्पादन किया जाता है, और सेकंड नंबर आपका महाराष्ट्र आता है। लेकिन देखिए इसको ये देखिएगा सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। देखिएगा प्रोडक्शन तो सर्वाधिक होता कहाँ, उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो चीनी की जो मिलें हैं वो क्या है, महाराष्ट्र में। क्यों है, क्योंकि चीनी के लिए अनुकूल जो दशाएं होती है वो महाराष्ट्र में है। वो कैसे है वो आगे हम बात करते हैं। दक्षिण भारत का गन्ना अधिक रस वाला होता है, क्योंकि दक्षिण भारत की जलवायु कैसी है, आर्द्र है, इसीलिए वहां पर सर्वाधिक क्या है, चीनी मिले हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि दक्षिण भारत का गन्ना अधिक रस वाला है, क्योंकि आपको पता है ये हमारा दक्षिण भारत है, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशन है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर और हिंद महासागर है। क्योंकि यहाँ के आसपास वाले क्षेत्र में जो क्या नाम है, जो जलवायु है वो कैसी है, वो है आपकी आर्द्र है। ठीक है, आर्द्र है। आर्द्र होने से क्या होता है, गन्ने के अंदर जो रस की मात्रा क्या बढ़ती है, साथ ही रस में मिठास भी होता है। तो कहने का मतलब है दशा अनुकूल है। तो यहाँ पर चीनी मिले कहाँ पे हैं, आपके महाराष्ट्र में, और सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका यूपी के अंदर। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब देखते हैं जो गन्ना उत्पादन की समस्या क्या क्या आती है, उस समस्याओं की बात अगर करें तो फर्स्ट जो इसकी समस्या है, गन्ने की फसल के लिए आदर्श दशाएं दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में मिलती है, लेकिन वर्तमान में इसका उत्पादन उत्तर भारत में हो रहा है। पहली समस्या, कहने का मतलब अगर अनुकूल दशाएं हैं तो वहाँ पर ही चीनी मिलें होनी चाहिए, लेकिन यानी कि सर्वाधिक प्रोडक्शन उत्तरी भारत में होता है, यानी कि यूपी के अंदर हो रहा है। दूसरी इसकी समस्या है उन्नत तकनीक का सही तरीके से प्रयोग नहीं, यानी कि गन्ने के उत्पादन के लिए हम अच्छी तकनीकी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए किसान पिछड़ रहे हैं। ओके, देखते हैं पाकिस्तानों को समय पर फसल मूल्य का भुगतान नहीं होता, यानी कि किसान होते हैं तो किसानों को जो मूल्य का जो भुगतान होता है वो समय पर नहीं मिल पाता है।
दूसरी बात हम मौसम की मार है, मौसम की मार का मतलब हो गया कि जैसे तूफान वगैरह है, तेज़ बारिश है, ठीक है, बाढ़ का प्रकोप है, साथ ही ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, काफ़ी ऐसी दशाएं होती जिससे जो गन्ने की फसल है वो ख़राब हो जाती है, तो मौसम की मार है। साथ ही गन्ने की फसल का उचित मूल्य निर्धारित ना हो, और गन्ने की फसल का जो उचित जो मूल्य है वो निर्धारित नहीं होना, ये भी एक क्या है, समस्या है। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसके लगातार नोट्स बनाइए, और नोट्स बनाकर इसको अच्छी तरह से लर्न भी कीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम कल मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। बाय।